डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईद की रज़ाओं में आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ पढ़ाई भी की होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की एग्ज़ाम सिर्फ लेट होने वाली है, अभी कैंसिल नहीं हुई है। बराबर। तो जहाँ से हमारा बाकी था वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन डी में 11वां क्वेश्चन, एक उपयोगी અને આકસ્મિક યોજના વિશે સમજ આપો। सेक्शन डी में आज हमारा 11वां क्वेश्चन, एक उपयोगी योजना यानी क्या। सबसे पहले हम उसकी तारीफ देखेंगे कि ख़ास किस्म के मकसद को पूरा करने के लिए जो मनसूबाबंदी की जाती है उसे एक उपयोगी योजना कहेंगे। ये मनसूबा ख़ास सरगर्मियों के लिए ही तैयार किया जाता है। जो काम या जो सरगर्मियाँ ऐसी है कि जो फिर से रिपीट नहीं होती, बराबर, ऐसी सरगर्मियों के लिए जो मनसूबा बनाया जाता है उसको एक उपयोगी मनसूबाबंदी कहेंगे। अब कौन सी चीज़ों के लिए हम एक ही बार मनसूबाबंदी करेंगे? मिसाल के तौर पे वहाड़ बांध का, यानी जहाज़ों को बनाने के लिए, मकान बांध का, मकानों को बांधने के लिए हम एक ही बार प्लान तैयार करते हैं ना, मकान को बांधने के लिए। पैकेजिंग, माल को पैक करने के लिए, प्रिंटिंग, इन सब में एक उपयोगी योजना यानी एक बार किया हुआ मनसूबा काम आता है। इसके बाद आकस्मिक योजना के कारोबारी इकाई में बहुत जल्दी और बहुत अचानक से तब्दीलियाँ आती है, बराबर। तो इन तब्दीलियों के मुताबिक, इन हालातों के मुताबिक हमें खुद में तब्दीली लाना, हमारी कारोबारी इकाई में तब्दीली लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये तब्दीलियाँ क्यों आती हैं? सियासी, माशी, समाजी या कुदरती तब्दीलियों की वजह से कारोबारी माहौल में भी तब्दीलियाँ आती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमने जो पहले मनसूबाबंदी बनाई है उसमें हमें तब्दीली करनी पड़ती है, या तो फिर बिल्कुल एक नया ही मनसूबा तैयार करना पड़ता है। तो जब हमारी कारोबारी इकाई में ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, तब हम जो मनसूबा बनाते हैं उस मनसूबे को कहते हैं आकस्मिक योजना। आकस्मिक यानी अचानक, है ना, कि अचानक जो मनसूबा तैयार किया जाता है उसको हम आकस्मिक योजना कहेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, सत्ता सौंपणीना मूળ तत्वों विषय समझ आपो। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो क्वेश्चन है मोस्ट IMP है। ये मैंने यहाँ पे सेक्शन डी में ले लिया है, लेकिन हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में सेक्शन ई में भी आए, 5 मार्क्स में भी आए। तो सत्ता सौंपड़ी ये क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके ज़रिए जो मैनेजर है वो अपने जो ताबेदार है उन्हें काम सौंपता है और काम के साथ साथ उन्हें हुकूमत भी सौंपता है। तो जो सत्ता सौंपणी ये किन चीज़ों पर टिकी हुई है? 3 चीज़ों पर टिकी हुई है। कौन कौन सी 3 चीज़ें? जवाबदारी यानी जिम्मेदारी, दूसरा हुकूमत और तीसरा उत्तरदायित्व। अब हमें ये समझना होगा कि जिम्मेदारी किसको कहेंगे हम, हुकूमत किसको कहेंगे और उत्तरदायित्व यानी जवाब देना, जवाबदेही किसको कहेंगे। जवाबदारी नहीं सौंपड़ी में क्या होगा कि ये आला ऑफिसर के ज़रिए हमें जो फ़र्ज़ काम दिया जाएगा उसको हम जिम्मेदारी कहेंगे, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमें आला ऑफिसर की तरफ से कोई काम दिया गया है तब हमें उसको पूरा करना ही है, बराबर। किसी एक ही काम को पूरा करने के लिए हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसको हम जिम्मेदारी कहेंगे। अब जिम्मेदारी हमेशा कैसी होगी? नीचे से ऊपर की तरफ होगी, यानी जो सबसे नीची सतह पे काम करने वाले हैं वो दरमियानी सतह वालों को जवाब देने के लिए बंधे हुए हैं। जो दरमियानी सतह में काम करने वाले लोग हैं वो ऊपरी यानी आला सतह में काम करने वाले लोगों को जवाब देने के लिए बंधे हुए हैं। जब हम किसी शख्स को कोई काम दे रहे हैं, उसे हुकूमत दे रहे हैं, तो हमें उसको ज़िम्मेदारी भी देना ज़रूरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको हुकूमत ज़्यादा दे देंगे, ज़िम्मेदारी कम देंगे, तो वो अपना काम नहीं करेगा। अगर हम उसको ज़िम्मेदारी ज़्यादा दे देंगे, हुकूमत कम देंगे, तो भी वो अपना काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक अच्छे मैनेजर की, एक अच्छे मुलाजिम की
ये खासियत है कि वो जब भी अपने ताबेदारों को काम देता है तो हुकूमत और ज़िम्मेदारी इन दोनों को बराबर से तकसीम करता है और फिर देता है। इसी में हमारा दूसरा है सत्तानी सौंपड़ी। हुकूमत की क्यों दी जाती है? सबसे पहले तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ऑफिसर्स को हुकूमत क्यों दी जाती है, कि भाई उसको हुकूमत दी जाएगी तभी वो अपने जो नीचे सतह में काम करने वाले लोग हैं उनके पास से काम ले पाएगा, क्योंकि उसे जो काम दिया गया है उस काम को मुकम्मल करवाने के लिए उसके पास अपना एक स्टेटस होना चाहिए, वो स्टेटस उसको हुकूमत से ही मिलेगा। हुकूमत हमेशा कैसी दी जाती है? हुकूमत हमेशा आला सतह से नीचे सतह की तरफ दी जाती है। अब सबसे पहले आला सतह के पास डिसीज़न लेने का राइट होता है, उसके बाद दरमियानी सतह वालों को डिसीज़न दिए जाते हैं और नीचे सतह वालों के पास बहुत कम डिसीज़न लेने की हुकूमत होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन उन्हें भी होती है। अब हम कुछ एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि हम हुकूमत को तकसीम करते हैं तो कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मार्केटिंग मैनेजर को कुछ खर्च करने के लिए हुकूमत दे दी, बराबर किसी मुलाजिम को नए मुलाजिम रखने के लिए हुकूमत दे दी, या फिर किसी को सज़ा देने के लिए उसको हुकूमत दे दी, है ना। इस तरीके से अलग अलग तरीके से हुकूमत दी जाती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा उत्तरदायित्वानुसर्जन, कि ताबेदारों के ज़रिए जो काम हो रहा है उसका जवाब हमें हमारे आला सतह के ऑफिसर्स तक पहुंचाना होगा, और हम आला सतह के ऑफिसर्स तक जवाब देने के लिए बंधे हुए हैं। इसके लिए इसे हमारी जवाबदेही कहा जाएगा, बराबर। वे जवाबदेही क्यों सौंपी जाती है? ताकि हुकूमत और ज़िम्मेदारी इन दोनों को बैलेंस कर कर आपने आपके साथ या आपके नीचे काम करने वाले लोगों से कितना काम कंप्लीट करवाया है, कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है, अगर किसी काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या आ रही है, ये सारे जवाब आपको आला सतह के ऑफिसर्स तक पहुंचाना होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि उत्तरदायित्व, जिसको हम हिंदी में कहेंगे जिम्मेदारी, जवाबदेही, ये इंसान को सौंपी नहीं जाती है। ये इसका एहसास हमें खुद होना चाहिए कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें इसको अच्छे से निभाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हिसाबी ऑफिसर है और उससे हिसाब लिखने के काम में कोई भूल हो जाए और उसकी जिम्मेदारी अगर किसी अकाउंटेंट को दी जाएगी, भाई तो ये हिसाब चेक कर ले, तो अब उस हिसाब में क्या कमी आ रही थी, कहाँ पे आ रही थी, क्यों आ रही थी, कैसे आ रही थी, ये सारी जवाब देने के लिए अब जो बंधा हुआ है उसको हम कहेंगे उसकी जवाबदेही या उत्तरदायित्व। इसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन है श्रेणिक व्यवस्था तंत्र विषय समझ आपो, बराबर। हम श्रेणिक व्यवस्था तंत्र का सबसे पहले तो मतलब देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, कि मुलाजिमी ढांचे का सबसे जदीद अगर कोई रूप है तो वह श्रेणिक व्यवस्था तंत्र, जिसको हम मैट्रिक्स इंतज़ामी ढांचा भी कहेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें आप आपके इंतज़ामी ढांचे को 2 हिस्सों में तब्दील कर दोगे। सबसे पहले एक होगा प्रोजेक्ट माड़खू, बराबर, और दूसरा होगा सामान्य क्रमनो माड़खू, जिसको हम कहेंगे जनरल स्ट्रक्चर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों स्ट्रक्चर को, इन दोनों माड़खों को मिक्स करना पड़ेगा, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो इंतज़ामी ढांचा की सूरत पेश आएगी उसको हम श्रेणिक व्यवस्था तंत्र कहेंगे। स्टीफन रॉबिन्स ने इसकी तारीफ बयान करते हुए क्या कहा है कि जिस इंतज़ामी ढांचे में 2 तरीके के अधिकार, हक मिलते हो, इसको हम श्रेणिक व्यवस्था तंत्र कहेंगे। 2 तरीके की कैसे, एक प्रोजेक्ट अधिकार और एक कार्यानुसार अधिकार। यानी एक आपको प्रोजेक्ट के मुताबिक हक मिलता है कि आप आपके प्रोजेक्ट के मुताबिक क्या काम करवाना चाहते हो, और कार्यानुसार यानी काम के मुताबिक आपको हक मिलते हैं कि आप आपके काम के मुताबिक भी उनके ऊपर हक जता सकते हो। अब श्रेणिक व्यवस्था तंत्र की रचना, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि इसको 2 डिपार्टमेंट्स में सबसे पहले तो तकसीम किया जाता है। इस इंतज़ामी ढांचे में हर एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसको अलग अलग प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, बराबर। इन अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग मैनेजर बनाए जाते हैं।
अब ये जो अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजर बनाए गए हैं, इनको जिम्मेदारी दी जाती है कि अपने प्रोजेक्ट को आप वक्त पर और कामयाबी के साथ पूरा करो, बराबर। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक्सपर्ट्स को भी रखा जाता है। इन एक्सपर्ट्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में तकसीम कर दिया जाता है, जैसे कि भाई तहकीकी डिपार्टमेंट हो गया, पैदावारी डिपार्टमेंट हो गया, तकनीकी डिपार्टमेंट हो गया, कंप्यूटर का डिपार्टमेंट हो गया, बराबर। तो अब जब आपको आपके आला सतह के ऑफिसर को या आपके आला सतह के मुलाजिम को जवाब देने का आएगा, तो आपको 2 जवाब देने होंगे। एक सबसे पहला, जो अभी आपको जो प्रोजेक्ट मिला हुआ है आपको उसका भी जवाब देना है, और दूसरा कि जो पूरा की पूरा जो प्रोजेक्ट था, जो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स थे, उसके बारे में भी आपको जवाब देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे 13 क्वेश्चन मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह हमारे आने वाले सेशन में हम इसके बाद के क्वेश्चन देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।